उन्नयन बिहार फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अब बच्चों, आज हम लोग, जैसा कि आपका क्रैश कोर्स चल रहा है और 12 बोर्ड का एग्जाम 1 फरवरी से है, आज हम लोग चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारा चैप्टर 12 है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, इस पर आज हम लोग कुछ करेंगे और इस बात को देखेंगे कि यह चैप्टर 12 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे उपयोगी है, कहाँ से खास पॉइंट है जो आपकी परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर आज हम लोग ध्यान दें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग आप देखिएगा कि सबसे पहले एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ देखते हैं? एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में इसका क्या उपयोग है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसका उपयोग कैसे है, कहाँ होता है, इस पर हम लोग विशेष फोकस डालते हैं। दूसरा हम फोकस डालेंगे मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का स्टडी या बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूजफुल होता है, मतलब चिकित्सा। ठीक है। फिर थर्ड है कि इसके हेल्प से ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बनाया जाए, मीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल इसके हेल्प से कैसे बनाया जाता है, इस पर हम ध्यान देंगे। इसे कहा जाता है हिंदी में परजीवी जंतु। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी क्या इथिकल इश्यूज हैं, क्या हमारे नैतिक मुद्दे, इथिकल इश्यूज मीन्स नैतिक मुद्दे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग बच्चों इस पर फोकस देंगे। मतलब इन सारे फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, रूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये हम लोग आज एक्चुअल में पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में हम ध्यान देते हैं। जैसा कि हम पहले से बच्चों ये बात जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है एक डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील देश है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भोजन तो सबको चाहिए। तो भोजन सबको चाहिए, तो नो डाउट कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फिर जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा, क्या एग्रीकल्चर फील्ड भी बढ़ रहा है उसी हिसाब से? नहीं बढ़ रहा है ना। तो हमको लिमिट फील्ड से, लिमिट एरिया से ज़्यादा चाहिए, क्या प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, कह रहे कि एक्चुअली में प्रोडक्शन बढ़ाने की 3 मेथड्स हो सकते हैं। पहला है केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब कृषि रसायन आधारित कृषि, जिससे हम प्रोडक्शन काफी बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और थर्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। तो देखिए, चूंकि हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ के किसान उतने धनी नहीं हैं, गरीब हैं, तो उनके लिए कृषि रसायन खरीद पाना समय पर ये संभव नहीं होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो रसायन है, जो एग्रीकल्चर केमिकल है, जो इंसेक्टिसाइड है, जो पेस्टिसाइड है, मीन्स जो पीड़कनाशी और कीटनाशी जो होते हैं, उससे हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, तो पॉल्यूशन भी होता है। इसके अलावा अगर आप कंटिन्यूअसली एग्रोकेमिकल इस्तेमाल करते हैं फील्ड में, तो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है। ठीक है।
इसके अलावा जो केमिकल्स होते हैं काफी महंगे होते हैं। तो प्रेशर ये होता है ना, सारे लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा मेथड्स, एक ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े, ठीक है, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़े और पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहे। मीन्स एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन नहीं हो। तो फाइनली यह देखा गया है कि सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि किया जाए। आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि मीन्स कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जाए कृषि में, तो हम उससे प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, पॉल्यूशन भी कंट्रोल कर सकते हैं काफी हद तक, और प्रोडक्शन की क्वालिटी भी हम बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग अब फोकस देंगे सबसे पहले कि इसके द्वारा जो हमारा प्लांट डेवलप किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, उसे कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक। तो इस पर फोकस दे रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम तो ये देखें कि बायोटेक्नोलॉजी का रूल एग्रीकल्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में आप देखिएगा कि सबसे पहले जैसा कि हम बता रहे हैं कहाँ, इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में मतलब कृषि में ये कैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि आप जो है एग्रीकल्चर में आप दो तरह से बना सकते, तीन तरह से प्रोडक्शन बना सकते। पहला क्या था कि एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल मतलब कृषि रसायन आधारित कृषि, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है बच्चों। दूसरा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैंने चर्चा क्यों नहीं किया भाई? देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, आप लोग पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कृषि या जैव कृषि, यह एक ऐसा कृषि का मेथड्स होता है इसमें हम एग्री केमिकल का इस्तेमाल लगभग नहीं करते, और इसमें कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, डेयरी फार्मिंग, ये सारी प्रक्रियाएं साथ साथ की जाती हैं, और इसमें जैविक खाद इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, काफी एक्सपर्ट, सारे जो फार्मर हैं उनको एक तरह से एजुकेट करना पड़ेगा, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, और उसके लिए जो फार्म चाहिए, जो फील्ड चाहिए ना, वो लंबा ज्यादा एरिया का चाहिए। तो ये उतना सारे किसान के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए फाइनली निकाला गया कि तीसरा जो तरीका है इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये सबसे बढ़िया है तरीका। आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि करें, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि, ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अब हमारा यहां से आता है कि भाई जीएमओ क्या है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों जीएमओ, जो 2 नंबर में आता है। जीएमओ से क्या समझते हैं, ये 2 नंबर में आता है आपके बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में। जीएमओ मतलब क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें। तो क्वेश्चन में आएगा कि आप आनुवांशिकता रूपांतरित फसल से क्या समझते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चों? तो क्या जवाब होगा? तो वैसे जीव मतलब वैसे जंतु, पौधा, कवक, जीवाणु जिनके आनुवांशिक पदार्थ में बाहरी जीन व्यवस्थित किया गया रहता है, या जिनके आनुवांशिक पदार्थ के साथ या जिनके शरीर में हम बाहरी जीन व्यवस्थित कर देते हैं परिचालन द्वारा, उसे कहा जाता है आनुवांशिक रूपांतरित सजीव। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव एक्स्ट्रा जीन इन देयर बॉडी, ठीक है। आनुवांशिक रूपांतरित जीव का माने हुआ वैसे जीव
मतलब वैसे कवक, जंतु, पौधा, जीवाणु जिनके शरीर में बाहर से कोई जीव व्यवस्थित कर दिया गया रहता है, उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब चूंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो अगर हम प्लांट बना रहे हैं तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहेंगे, एनिमल बना रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कहेंगे। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में आ जाता है कि इसके बाद कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाने के क्या पर्पस है, क्या था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाने के क्या पर्पस है। ठीक है, तो पर्पस पूछा जाता है, किसका पर्पस पूछा जाता है, तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल जो तैयार किए जाते हैं उसकी क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का माने क्या हुआ, तो वह फसल का वह विशेष वैरायटी, फसल की वह विशेष किस्म जिसमें बाहरी जीन व्यवस्थित किया गया रहता है या विशेष लक्षण के लिए बाहरी जीन व्यवस्थित किया गया रहता है, उसे हम कहते हैं आनुवांशिक रूपांतरित फसल, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे, तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या एम है, एम ऑफ मेकिंग जीएम प्लांट, क्या एम है, मतलब एम्स ऑफ मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित प्लांट बनाने के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य हो सकता है भाई, तो सीधी बात है, इसका उद्देश्य हो सकता है जैसे कि आप देखिएगा कि प्लांट का ऐसा वैरायटी तैयार करना जो एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके। एबायोटिक स्ट्रेस समझ रहे हैं आप, अजैव प्रतिबल, जैसे काफी ठंडा पड़ना, काफी गर्मी, मिट्टी में सॉल्ट का मात्रा ज्यादा होना, ठीक है, पानी कम होना, तो ये जो अजैव प्रतिबल है, जो एबायोटिक स्ट्रेस है, उसको टॉलरेट करने वाले, उसको सहन करने वाले, बर्दाश्त करने वाले प्लांट वैरायटी का निर्माण करना, ये क्यों हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा प्लांट वैरायटी का निर्माण करना जो एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करना। एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस मतलब क्या हो बच्चों, काफी ठंडा, काफी गर्मी, सूखा हो जाना, सॉइल में सॉल्ट का मात्रा ज्यादा होना इत्यादि। तो एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेटिंग प्लांट, ये एक मकसद हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या मकसद हो सकता है ऐसा बनाने का, कि एक ऐसा प्लांट वैरायटी तैयार करना जिसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जैसे केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़े या बहुत कम पड़े। ठीक है, तो ऐसा प्लांट वैरायटी इस्तेमाल करना जिसके लिए नो यूज, और आप कह सकते हैं लिटिल यूज ऑफ केमिकल, नो यूज या लिटिल यूज ऑफ केमिकल। ठीक है, एक ऐसा प्लांट वैरायटी तैयार करना जो मिनरल का रीयूटिलाइजेशन कर सके, मतलब एक ऐसा प्लांट का वैरायटी तैयार हो जाए जिसमें खनिज का रीयूटिलाइजेशन, पुनः इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, एक ऐसा प्लांट वैरायटी तैयार करना, मतलब ऐसे कर सकते हैं आप, रीयूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल, रीयूटिलाइजेशन किसका, मिनरल्स। ठीक है, खनिज का दोबारा से वो यूज कर सके। एक ऐसा प्लांट वैरायटी तैयार करना जिसमें पोषण क्षमता ज्यादा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, हैविंग मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला प्लांट है। मतलब आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधा तैयार करने का क्या पर्पस होता है, पहला, एक ऐसा पौधा तैयार करना
जो अजैव प्रतिबल को ज्यादा सहन कर सके। अजैव प्रतिबल मतलब ज्यादा ठंडा, ज्यादा गर्मी, सूखा, लवणता ज्यादा सहन कर सके, ऐसा पौधा तैयार करना। दूसरा, एक ऐसा पौधा तैयार करना जिसमें खनिज का रीयूटिलाइजेशन, बार बार खनिज रीयूटिलाइजेशन की क्षमता हो। एक ऐसा पौधा की वैरायटी तैयार करना जिसमें केमिकल्स की आवश्यकता कम से कम पड़े, पेस्टिक माने पीड़कनाशी, कीटनाशी का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। एक ऐसा पौधा की वैरायटी तैयार करना जिसमें पोषण क्षमता ज्यादा। ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे एक ऐसा पौधा की वैरायटी तैयार करना जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा, पोषण क्षमता ज्यादा। जैसे याद रखिए, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, गोल्डन राइस पूछा जाता है, गोल्डन राइस, ये ऑब्जेक्टिव में भी है। गोल्डन राइस की एक ऐसी वैरायटी है जो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार की गई है और इसमें विटामिन ए पाए जाते हैं। हम मूलतः क्या जानते हैं कि जो चावल में क्या पाया जाता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें ज्यादा। तो कह रहा है कि गोल्डन राइस का एक ऐसा वैरायटी है जिसमें बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए का सब्स्टिट्यूट हुआ, किसका सब्स्टिट्यूट हुआ बच्चों, जो कि विटामिन ए का सब्स्टिट्यूट हुआ, ये इसमें पाया जाता है, इससे भरपूर होता है। मतलब गोल्डन राइस एक ऐसी वैरायटी है जिसमें बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये रहा आपको जीएम प्लांट्स क्यों बनाए जाते हैं इसके ये। अब कह रहा है कि आपके परीक्षा में आता है बच्चों कि बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़े होंगे कि एक खास बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक खास बच्चों बैक्टीरिया है। ठीक है, ये खास बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसे शॉर्टकट में बच्चों बीटी कहा जाता है। तो हम लोग पहले से पढ़े होंगे कि जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है, ये इसके लाइफ साइकिल में क्या होता है ना कि इसके बॉडी में एक खास तरह के प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, और वह प्रोटीन कुछ खास तरह के इंसेक्ट के लिए टॉक्सिन का काम करते हैं, वो विष का काम करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो टॉक्सिन होता है उस बैक्टीरिया में के शरीर में प्रोटॉक्सिन के रूप में बनता है या प्राक विष के रूप में बनता है। मतलब इसके बॉडी में एक खास तरह का प्रोटीन बनता है जिसे हम कहते हैं वास्तव में जो कि प्रोटॉक्सिन होता है या प्राक विष होता है। प्राक विष मतलब ये जो बैक्टीरिया है इसके शरीर में एक खास तरह का, इसके लाइफ साइकिल में एक खास तरह का प्रोटीन बनता है जिसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं या प्राक विष कहते हैं। और यही प्रोटॉक्सिन बाद से टॉक्सिन बदलता है जो खास तरह के इंसेक्ट के लिए पॉइजन का काम करता है, उसको मार डालता है। तो ये प्रोटीन नो डाउट बनता है उसके शरीर में। क्या कि जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है उसमें खास जीन होगा, उस खास जीन के चलते बच्चों उसमें क्या बनता है, उस खास जीन के चलते उसमें खास प्रोटीन बनता है जो खास प्रोटीन विशेष प्रकार के कीट को मारने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें ये प्रोटॉक्सिन इसलिए बनता है, हम लोग पढ़े होंगे चैप्टर 8 में पढ़ना था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूची। वहां आप डिटेल से पढ़िएगा कि ये प्रोटॉक्सिन बनता है इसके बॉडी में, क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए, इसको सक्रिय बनने के लिए अल्कलाइन मीडियम की क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उसके शरीर में रहता है ये प्राक विष या क्या कह सकते हैं इनएक्टिव टॉक्सिन के रूप में। लेकिन जब कीट के शरीर में जाता है, वहां उसके जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जब इसको अल्कलाइन मीडियम मिलता है तो वहां वो एक्टिव हो जाता है। तो खैर वैज्ञानिक क्या किए हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, क्या किए हैं वैज्ञानिकों ने, क्या किया है कि बायोटेक्नोलॉजी मेथड से जिस खास जीन के द्वारा इस बैक्टीरिया में, जिस खास जीन के द्वारा ये टॉक्सिन बनता है ना, मतलब ये
बैक्टीरिया में ये टॉक्सिन बनाने वाला, ये टॉक्सिन मतलब क्या है, प्रोटीन हुआ, एक तरह का प्रोटीन हुआ। तो इस खास टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन या खास प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है, इसको क्या किया वैज्ञानिक कि बैचलर थ्रोजेंसिस के बॉडी से आइसोलेट कर दिया गया और कुछ खास पौधे जिसको खास तरह के कीट नुकसान करते हैं, उसमें वह टॉक्सिन क्या, जीन क्या कर दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंजेक्ट कर दिया गया है। और इस मेथड से कई तरह के प्लांट जैसे बीटी कॉटन, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, ठीक है, बीटी लेडी फिंगर इत्यादि बनाए गए। मतलब फिर से सुनिए क्या किया है वैज्ञानिकों द्वारा, क्या किया गया कि जो बैचलर थ्रोजेंसिस है उसके शरीर में वह जो खास जीन, वह जो स्पेसिफिक जीन है जिसके चलते उसके बॉडी में प्रोटॉक्सिन बनता है, उस जीन को आइसोलेट कर दिया गया और आइसोलेट करके कुछ खास पौधों में उसको ट्रांसफर कर दिया गया है जहां ज्यादा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों की जो बैसिलस थ्रिंजिएंसिस हमने जो नाम रखा बीटी, बैसिलस थ्रिंजिएंसिस, बैसिलस थ्रिंजिएंसिस का हमने जो चर्चा किया कि जो खास बैक्टीरिया इसका नाम है बैसिलस थ्रिंजिएंसिस। तो कह रहा है कि इसके लाइफ साइकिल में, इसके जीवन चक्र में वो जो प्रोटॉक्सिन बनता है, ठीक है, उस टॉक्सिन के द्वारा कई तरह के कीट, कई तरह के इंसेक्ट मर जाते हैं जब उसको वो खाते हैं। जैसे लिखा होगा कि बुक में पढ़िएगा कि कुछ कीट के खास वर्ग, इंसेक्ट के खास वर्ग है लेपिडोप्टेरॉन, लेपिडोप्टेरॉन, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है सैनिक कीड़ा। इसका एग्जाम्पल क्या है, सैनिक कीड़ा हो जाता है, या तंबाकू की कलिका कीड़ा, तंबाकू की कलिका कीड़ा, लेपिडोप्टेरॉन जिसका उदाहरण हुआ सैनिक कीड़ा या तंबाकू की कलिका कीड़ा। दूसरा हो जाता है लेपिडोप्टेरॉन के बाद कोलियोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन जिसका एग्जाम्पल हो जाता है बिट्टल, जिसे हम भृंग करते हैं। सी में हो जाएगा आपको डायप्टेरॉन, जिसका एग्जाम्पल फ्लाई मस्किटो हो जाएगा, मक्खी मच्छर। मतलब ये जो तीन कीट का खास वर्ग है, लेपिडोप्टेरॉन जिसका उदाहरण हुआ तंबाकू की कलिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा, कोलियोप्टेरॉन जिसका उदाहरण हुआ आपको ये क्या बोलते हैं बिट्टल या भृंग, और तीसरा है डायप्टेरॉन, खास वर्ग है कीट का जिसका आपको मक्खी मच्छर हो जाते हैं। तो ये इनको इनकी संख्या को, इस वर्ग में जो कीट आते हैं ना, वो नियंत्रित हो जाते हैं किसके द्वारा, तो बैसिलस थ्रिंजिएंसिस के द्वारा जो प्रोटीन बनता है उसके द्वारा। यानी कि इस वर्ग में जो कीट्स आते हैं ना, वो जो बैसिलस थ्रिंजिएंसिस में जो टॉक्सिन बनता है, जो प्रोटीन बनता है, ठीक, वो प्रोटीन का ये जब सेवन करेंगे तो इनकी संख्या खत्म हो जाती है, मतलब ये मर जाते हैं। यानी कि इनका ये जो इस समूह में जो आते हैं कीट, इनका कंट्रोल किया जाता है उस प्रोटीन के द्वारा, मतलब उस प्रोटीन के द्वारा, उस टॉक्सिन के द्वारा। प्रोटॉक्सिन तो नहीं कर सकते हैं, जब सीधे टॉक्सिन कर देते हैं उस प्रोटीन के द्वारा या उस टॉक्सिन के द्वारा, जो कहां से बनता है, बिट्टी के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है बच्चों, बिट्टी। बात समझना है, बैसिलस थ्रिंजिएंसिस बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोटीन बनता है, जो टॉक्सिन बनता है, वह इन समूह के इंसेक्ट को नियंत्रित करने में काम आता है। ठीक है, अब आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों कि आप बिट्टी कॉटन से क्या समझते हो, 2 नंबर से अगर प्रश्न आ जाए बिट्टी कॉटन से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय बिट्टी कॉटन, व्हाट डू यू मीन बाय बिट्टी कॉटन, या बिट्टी कॉटन पर कमेंट लिखें बिट्टी कॉटन, तो आप क्या लिखिएगा, बिट्टी कॉटन
बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन कैसे 2 नंबर में लिखेगा? तो इसका जवाब हो सकता है बच्चों कि बीटी कॉटन कॉटन की एक विशेष वैरायटी होती है। बीटी कॉटन कॉटन की एक विशेष वैरायटी होती है जिसमें बीटी जीव विष जीन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से उस फसल में प्रवेश कराया गया रहता है, जिससे उस फसल पर किसी पीड़कनाशी या कीटनाशी की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बात समझ में आ रहा है? क्या है बीटी कॉटन बच्चों? ध्यान से सुने। बीटी कॉटन कॉटन की एक विशेष वैरायटी होती है। बीटी कॉटन कॉटन प्लांट की एक विशेष वैरायटी है जिसमें बीटी जीव विष जीन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से प्रवेश कराया गया रहता है या इंजेक्ट किया गया रहता है, जिसके चलते वह फसल पर किसी कीटनाशी या पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब एक शब्द आता है क्राई। क्राई क्या है? तो कह रहा है कि बैसिलस बैक्टीरिया में जिस खास जीन द्वारा बच्चों बैसिलस बैक्टीरिया में जिस खास जीन द्वारा वह खास टॉक्सिन प्रोटीन कोड होता है ना, उसे कहा जाता है क्राई। क्या कहा जाता है? क्राई। ऐसे भी क्राई मतलब क्या होता है? चिल्लाना। क्राई मतलब बच्चों क्या होता है? चिल्लाना, रोना। तो कह रहा है कि बैसिलस क्राई जीन के द्वारा यह जीन जिस प्लांट में गया होगा, यह क्राई जीन जिस प्लांट में गया होगा, इस जीन के द्वारा प्रोटीन बनेगा जो कीट खाएगा वो क्राई करेगा। बात समझ में आया? थोड़ा बहुत बस ऐसे ही समझने के लिए। तो क्राई बच्चों क्या है? क्राई उस खास जीन का नाम है जो बैसिलस बैक्टीरिया में टॉक्सिन प्रोटीन को कोडित करता है। यानी कि बैसिलस बैक्टीरिया में वह खास टॉक्सिन प्रोटीन जिस जीन द्वारा कोडित होता है उसका नाम क्राई। ठीक है। अब कह रहा है ये क्राई जीन भी, ये क्राई बच्चों जीन भी कई प्रकार का हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल क्राई 1AC, क्राई 1AC और दूसरा क्राई 2A। ठीक है। क्राई 1AC और दूसरा क्राई 2AB। तो कह रहा है कि क्राई 1AC और क्राई 2AB जीन कपास के पौधा में उसके मुकुल कृमि, जो उसका जो बॉल है, जो उसका मुकुल है, उसको जो बोर कर देते हैं, जो छेद कर देते हैं, उसको जो नुकसान पहुंचाते हैं कीड़ा, वह कीड़ा इस जीन द्वारा बनाए गए प्रोटीन से मार दिए जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये किसको कंट्रोल करते हैं? कॉटन बॉल वर्म। याद रखेंगे बच्चे, इसको हम लोग याद रखेंगे। आप सारे बच्चे इसको याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा में भी पूछा जाएगा। दूसरा बच्चों यहां है एक स्पेशल जिसे कहते हैं क्राई 1AB। क्राई 1AB क्राई 1AB ये जो बच्चों है, ये खास जो जीन है क्राई 1AB, ये आपको पता है, ये मक्का छेदक आप समझते हैं। जो जब मेज का जो सीड तैयार होता है ना, तो मेज सीड में बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो उसको बोर कर देते हैं, उसको नुकसान कर देते हैं बहुत। ठीक है। तो उस कॉर्न बोरर या मक्का छेदक, कॉर्न बोरर या मक्का छेदक, उसको ये जो नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं वो इसके द्वारा गायब होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे एग्रीकल्चर में ही हम लोग ध्यान देंगे ये जैसे आप देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया होगा कि जो कपास के जो बॉल वर्म है, जो कपास में जो बॉल बनता है, जो उसका मुकुल बनता है, उसको छिद्र पहुंचाते हैं। यहाँ बुक में देखिएगा, पिक्चर उतना नहीं आ रहा है यहाँ से, लेकिन आप थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा, बुक में भी दिया हुआ है। तो बॉल है ये इसका ये क्या बच्चों, इसका बॉल है, देख रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ इंसेक्ट जो खास जो वर्म है, इसके बॉल को बोर करते हैं, छिद्र करते हैं, और कॉटन का जो मुकुल होता है वो मतलब उसमें जितना प्रोडक्शन होना चाहिए नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब हम आते हैं कि आपके परीक्षा में आता है आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, आरएनए अंतरछेद, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है। इसे कहा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। ये क्या है, इसे कहा जाता है शॉर्टकट में RNAi, ठीक है। ये क्या है आरएनए अंतरछेद, आरएनए इंटरफेरेंस। तो कहा है बच्चों कि आप लोग पढ़े होइएगा, जब आप एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां आप ध्यान दिए होइएगा उसमें एक खास वर्ग होता है ना उनका, जिसे कहते हैं नीमाटोड। क्या कहते हैं बच्चों, नीमाटोड। इस नीमाटोड को कहा जाता है ना सूत्रकृमि, सूत्रकृमि। तो ये जो नीमाटोड है, जो सूत्रकृमि, कई तरह का होता है। बहुत सारे नीमाटोड है जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल को संक्रमित करते हैं, एनिमल के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नो डाउट कुछ नीमाटोड, कुछ खास नीमाटोड हैं जो आपको खास प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके प्रोडक्शन को घटा देते हैं। जैसे एक खास नीमाटोड है बच्चों जिसका नाम है मिलवार्डेगाइन इनकोग्नासिया, मिलवार्डेगाइनी इनकोग्निशिया। एक खास बच्चों सूत्रकृमि है, एक खास नीमाटोड है, एक खास सूत्रकृमि है जिसका नाम है मिलवार्डेगाइनी इनकोग्निशिया। ये क्या करता है कि तंबाकू के पौधा की जड़ को संक्रमित करता है। तंबाकू के पौधा की जड़ को संक्रमित करेगा, उसके पैदावार को घटा देगा। कौन? ये खास सूत्रकृमि। ऐसे सूत्रकृमि के नीमाटोड के बहुत सारे वैरायटी हैं जो अलग अलग एनिमल्स को इंफेक्ट करते हैं, उसके हेल्थ को प्रभावित करते हैं। इसी में से कुछ खास नीमाटोड हैं जो प्लांट को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उसके भी प्रोडक्शन को घटा देते हैं। जैसे ये खास नीमाटोड है, ये आपको टोबैको प्लांट के रूट को, टोबैको प्लांट के रूट को ये आपको क्या करता है, संक्रमित करता है और उसके प्रोडक्शन को घटा देता है, मतलब रिड्यूस कर देता है। तो
अब तंबाकू जो है आप जानते हैं कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं ना, व्यावसायिक फसल होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी मेथड से इस तंबाकू प्लांट को या तंबाकू के पौधा को इस तरह के संक्रमण से रोकने के लिए एक खास तरीका, एक खास रास्ता अख्तियार किया, एक खास रास्ता अपनाया है जिसे कहा जाता है आरएनए अंतरक्षेप। क्या कहा जाता है बच्चों? आरएनए अंतरक्षेप। आपके परीक्षा में आएगा 2 नंबर में। आरएनए अंतरक्षेप से क्या समझते हैं? तो आरएनए अंतरक्षेप कह रहा है कि सारे ससीम केंद्रिकी सजीवों में, सारे यूकैरियोटिक सजीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। आरएनए अंतरक्षेप ससीम केंद्रिकी सजीवों में या यूकैरियोटिक सजीवों में सेलुलर डिफेंस का एक मेथड है, कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। इसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट होते हैं, जो परजीवी होते हैं, उनका जो विशिष्ट दूत आरएनए होता है, उनका जो स्पेसिफिक एमआरएनए होता है, वो अपने पूरक आरएनए से संयोजित होकर के डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाता है, जिससे वह परजीवी अपना प्रोटीन नहीं बना पाता है, अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर पाता है, मर जाता है और वो पौधा उसके नुकसान से बच जाता है। ठीक है, तो ये आरएनए इंटरफेरेंस यही है। आपसे पूछा जाएगा क्या है आरएनए इंटरफेरेंस, तो जवाब क्या होगा भाई? कि आरएनए इंटरफेरेंस ये एक खास तरीका है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो पैरासाइट का एमआरएनए है, किसका एमआरएनए ऑफ, किसका एमआरएनए बच्चों? पैरासाइट का। जो पैरासाइट है उस पैरासाइट का बच्चों एमआरएनए क्या होता है ना, ये डबल स्टैंडर्ड का हो जाता है। तो कह रहा है कि जो पैरासाइट का विशिष्ट दूत आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड है ना, ये किसी तरह से क्या हो जाता है, ये अपने पूरक द्विसूत्री आरएनए से जुड़ जाता है और ये हो जाता है, इसको हम 2 स्टेप में बना देते हैं। ये मान लो पैरासाइट का एमआरएनए है, तो ये क्या होता है इसमें कि आपको डबल स्टैंडर्ड का हो जाता है। ये क्या हो गया बच्चों? तो ये आपका हो गया डबल स्टैंडर्ड का, इसे कहते हैं डीएस एमआरएनए। अब जब ये डीएस एमआरएनए हो जाएगा ना, तो ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, नो प्रोटीन। अब जब ये प्रोटीन ही नहीं बनाएगा, यानी कि उसमें, उस पैरासाइट में एंजाइम नहीं बनेगा, यानी कि उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा और पैरासाइट डेड कर जाएगा। यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस ससीम केंद्रिकी सजीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है जिसमें कुछ ऐसे प्लानिंग किए जाते हैं, कुछ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिसके चलते पैरासाइट का जो विशिष्ट दूत आरएनए है वो अपने पूरक आरएनए से जुड़ करके द्विलड़िका हो जाता है, जिसके चलते पैरासाइट के शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए प्रोटीन नहीं बन पाता है, पैरासाइट मर जाता है और उस खास पैरासाइट से प्लांट की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, यही आपका है ये क्या आरएनए इंटरफेरेंस। अब इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है आरएनए इंटरफेरेंस। फिगर तो उतना क्लियर नहीं है, तो देखिए आरएनए इंटरफेरेंस जो है बच्चों, तो आप आरएनए इंटरफेरेंस में आप देख रहे हैं कि ये जो है
ये नॉर्मल प्लांट रूट है और ये प्लांट रूट है जो कि संक्रमित हो गया है। तो ये प्लांट रूट जो नॉर्मल है और प्लांट रूट संक्रमित है, तो क्या करता है कि जो पैरासाइट है, जो सूत्रकृमि है, उसके रूट को संक्रमित करता है। किसको? रूट को संक्रमित करता है, उसके पैदावार को घटा देता है। अब जैसे देखिए ना, ये अब हम जैसे, ये तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है बच्चों, ये तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, फट जा रहा है। तो इसमें जैसे कि क्या किया जाता है, जैसे मान लिया जाए ये पैरासाइट रूट है, ये टोबैको रूट है, मान लो ये टोबैको रूट है। तो इस टोबैको रूट में क्या किया जाता है बच्चों कि नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, जैसे मान लिया जाए ये नीमाटोड स्पेसिफिक जीन है, क्या किया जाता है बच्चों? नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, कौन जीन? तो नीमाटोड स्पेसिफिक जीन मतलब सूत्रकृमि विशिष्ट जीन या नीमाटोड स्पेसिफिक जीन को एक खास वेक्टर के द्वारा, खास संवाहक के द्वारा, यहां वेक्टर क्या हो सकता है तो आपके बुक में लिखा होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस एक खास बैक्टीरिया है, तो उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का जो हम प्लाज्मिड है उसको वेक्टर के रूप में ले सकते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस की सहायता से यहां क्या हो जाएगा? वेक्टर। वेक्टर समझ रहे हैं? अरे वेक्टर मतलब यार डाकिया, पोस्टमैन। किस चीज का पोस्टमैन? जीन को एक घर से दूसरे जगह भेजने वाला, एक जीव से दूसरे जीव में जीन को ट्रांसफर करने वाला पोस्टमैन या डाकिया, जिसे क्या कहा जाता है? वेक्टर। तो यहां वेक्टर का रोल अदा कौन करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, वह बैक्टीरिया या उसका डीएनए। तो उसके हेल्प से इस नीमाटोड स्पेसिफिक जीन को, डीएनए को इस तंबाकू के रूट में सेंड कर दिया जाता है। होता क्या है बच्चों कि ये लैब में इस ढंग से नीमाटोड स्पेसिफिक जीन बनाया जाता है ना कि जब ये तंबाकू के प्लांट में जाए ना तो वहां जाकर के ये आपको इसके डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड, एक सेंस आरएनए का निर्माण करते हैं और दूसरा एंटी सेंस आरएनए का निर्माण करते हैं। मीन्स कि जो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन है उसको लैब में इस ढंग से तैयार किया जाता है कि जब वो किसी वेक्टर से इस प्लांट के रूट में ट्रांसफर करें तो इस डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण करते हैं, जिसमें एक को कहते हैं सेंस आरएनए, दूसरा एंटी सेंस आरएनए। अब चूंकि वो दोनों आरएनए स्ट्रैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए वो जुड़ करके डीएस आरएनए बना देते हैं। क्या हो जाता है बच्चों? यहां बना एक सेंस आरएनए, ठीक है, क्या बना? इसे कहते हैं सेंस आरएनए, और एक दूसरा यहां स्ट्रैंड बन जाता है, इसे कह देते हैं एंटी सेंस आरएनए। क्या कह देते हैं? एंटी सेंस आरएनए। अब ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, दैट्स वाई ये बन जाता है डीएसएमआरएनए। और यही बच्चों मेन जड़ है, यही जो डबल स्टैंडर्ड का एमआरएनए हो गया ना, यही मेन जड़ है। क्योंकि जो निमाटोड है, जो पैरासाइट है, उसको तो ये पता ही नहीं है कि मेरे को मारने के लिए पहले से जाल बिछा दिया गया है। तो यही मेन क्या कर सकते हैं, यही मेन ट्रैक है जिसके हेल्प से पैरासाइट मारा जाता है। होगा क्या कि अभी डीएसएमआरएनए हो गया। अब आगे आप पढ़िएगा हायर क्लास में, या लिखा होगा कि बच्चों यहाँ एक डाइसर प्रोटीन होता है। कौन प्रोटीन होता है? डाइसर। एक डाइसर प्रोटीन होता है ना, कहाँ पाया जाता है? वो तंबाकू के रूट में पाया जाता है। कौन प्रोटीन? डाइसर प्रोटीन, जो इस डीएसएमआरएनए को छोटे छोटे सेगमेंट में काट देता है। इसे हम स्मॉल हेयर पिन आरएनए या एमआरएनए कहते हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे पीस में काट दिया। अब क्या होता है कि जब कोई, अब ऐसे प्लांट को जिसमें बायोटेक्नोलॉजी ये किया जा चुका है,
वैसे प्लांट को जब कोई पैरासाइट इन्फेक्ट करता है ना, तो क्या होता है कि एक और खास बच्चों प्रोटीन होता है ना, जिसे कहते हैं रिस्क। क्या कहते हैं बच्चों? रिस्क कहते हैं। रिस्क आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स एक अनदर टाइप का प्रोटीन है। आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ये खास तरह का प्रोटीन है। ये क्या करता है कि जो छोटे छोटे सेगमेंट में जो बटा हुआ है ना डीएनए, जो आरएनए छोटे छोटे सेगमेंट में, इसको क्या करता है? अनजिप कर देता है। क्या करता है? अनजिप कर देना। अनजिप समझ रहे हैं? जिपिंग और अनजिपिंग, खोल देता है। अब क्या हुआ कि बेचारा पैरासाइट इसको संक्रमित किया, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ कुछ पहले से काम धाम किया गया है। अब वो इसको संक्रमित करता है। कौन? पैरासाइट। अब ये पैरासाइट संक्रमित किया, अब वो जाकर के अपना उसके पास जो डीएनए है उससे बनाता है आरएनए। क्या बनाता है बच्चों? आरएनए। और यहाँ पहले से रिस्क प्रोटीन की हेल्प से वो अनजिप हो गया रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड छोटा छोटा। अब इस पैरासाइट जो एमआरएनए बनाता है सिंगल स्टैंडर्ड, रिस्क प्रोटीन के द्वारा अनजिप किया गया सिंगल स्टैंडर्ड का छोटा छोटा आरएनए है, वो जाकर के उससे जुड़ जाता है और वो हो जाता है डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए, जिससे ट्रांसलेशन प्रक्रिया हो ही नहीं पाती है, प्रोटीन नहीं बन पाता है, और जिससे यानी कि वो अपना एंजाइम नहीं बना पाता है। कौन? पैरासाइट। उसके में मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता है और वो डेड हो जाता है। तो ये था, आपको थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखें तो ये था बायोटेक्नोलॉजी का रोल, यानी कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब अगला हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन क्या है भाई, यानी कि इन मेडिसिन, मेडिसिन में क्या है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहा बच्चों? तुम मेडिसिन में। तो देखिए, कह रहा है कि सबसे कुछ खास बात है कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो मेडिसिन तैयार होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स तैयार होते हैं, कह रहा है कि उनकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कारगर होते हैं। दूसरे मेथड, कई सारे मेथड से तैयार किए जाते हैं मेडिसिन, तो कह रहा है कि अन्य मेथड के रिगार्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन तैयार होते हैं बच्चे, उनका वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा कारगर होते हैं। और एक और ख़ास बात, इनका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होता है। और आजकल कई तरह के एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, बहुत सारे इसके द्वारा जो वैक्सीन तैयार किया जाता है उसे कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। तो रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, कई तरह के एंजाइम्स, कई तरह के एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं। तो इस कड़ी में हम लोग को आगे देखना है कि इंसुलिन कैसे बनता है। ठीक है, जेनेटिकली फॉर्म्ड इंसुलिन, आनुवांशिक रूप से लैब में कैसे बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के द्वारा, कैसे रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा लैब में इंसुलिन हार्मोन तैयार किए जाते हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे बच्चों कि ये आप देखिए, कह रहा है कि आप जानते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में ना। इंसुलिन एक खास तरह का हार्मोन है जो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले ग्लैंड, एक ऐसा ग्लैंड जो कि एंजाइम भी स्रावित करता है और हार्मोन भी स्रावित करता है। बताइए, आप लोग पढ़े होइएगा। जो एक्चुअल में डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका नाम बच्चों पैनक्रियाटिक ग्लैंड, अग्न्याशी ग्रंथि। पढ़े हुइएगा आप, जब एनिमल फिजियोलॉजी आप पढ़े हुइएगा 11th क्लास में, मानव में पाचन एवं अवशोषण, वहाँ आपको मिला होगा विभिन्न प्रकार के पाचक ग्रंथियाँ, जिसमें आपको लीवर के बारे में पढ़े हुएगा, यकृत जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है जिसे अग्न्याशी ग्रंथि कहते हैं। तो कह रहा है ये ग्रंथि कहाँ होता है, पता है? आप देखें अमाशय के नीचे, जो कि
हिपैटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड जाके खुलता है कहाँ बच्चों? डिओडिनम में। खैर, तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड में एक खास तरह के सेल के मास होते हैं, इसे कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो उसी में दो तरह का सेल पाया जाता है, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये दोनों खास हार्मोन रिलीज करते हैं। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड पैनक्रियाटिक जूस यानी कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने के साथ साथ हार्मोन भी रिलीज करते हैं। आप पढ़े हुएगा। तो वहाँ जो बीटा सेल और अल्फा सेल पाए जाते हैं कहाँ बच्चों? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में। कहाँ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस? पैनक्रियाटिक ग्लैंड में। तो वहाँ बीटा सेल खास हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है इंसुलिन, और एक्चुअल में प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, यानी कि प्रोटीनेशियस हार्मोन है। चूँकि हम पहले से जानते हैं हमारे बॉडी में दो तरह के हार्मोन बनते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन और प्रोटीनेशियस हार्मोन। तो जैसे ये इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन है, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है। जो सेक्स हार्मोन होते हैं आप लोग पढ़े हैं ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। तो खैर, ये मीन्स जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं बीटा सेल, और इस बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन बनता है या इंसुलिन प्रोटीन बनता है। कोई दिक्कत? और ये खास काम क्या है इसका भाई? तो आप देखे होइएगा कि आपके आसपास या आपके पड़ोस में, आपके रिलेशन में कुछ लोग जो शुगर के मरीज हो जाते हैं, आप सुने होइएगा कुछ लोगों को शुगर हो जाता है, कहा जाता है कि ये शुगर के पेशेंट हैं। तो कुछ लोगों को शुगर हो जाता है, कुछ लोग को डायबिटीज हो जाता है, कुछ लोग को मधुमेह हो जाता है। गांव में लोग कहते हैं कि भाई ये चीनी के मरीज हैं। तो बच्चों, चीनी की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, मधुमेह की बीमारी या शुगर की बीमारी, सारा एक ही बात है, और सबका जड़ क्या है? यही इंसुलिन प्रोटीन या इंसुलिन हार्मोन। अब कह रहा है कि भाई ये जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, किसी कारण से, किसी अज्ञात कारण से या जेनेटिकल कारण से ये इंसुलिन हार्मोन बनाना कम कर देता है, या गुस्सा आ जाए, किसी आ जाए, इसको चोट लग जाए, तो इंसुलिन हार्मोन कम बनाएगा। जब ये हार्मोन कम बनाएगा तो इसका रोल जो है वो नहीं हो पाएगा ना, इसका जो काम अच्छा से होगा नहीं होगा। इसका मेन काम क्या है कि ये इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, न बढ़ने देता है, बढ़ने नहीं देता है। क्या करता है? इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखता है, बढ़ने नहीं देता है। अब क्या करता है आपको आगे पढ़ना है, फिलहाल इतना ही जानिए। ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है बाबू? ये अलग मैकेनिज्म। इतना ही याद रखना है कि रक्त में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है ये खास हार्मोन, जो इसके द्वारा स्रावित होता है। कह रहे बच्चों कि ये एक्चुअल में जब पहले ऐसा बीमारी होता था ना, लोगों में कम होता था बीमारी, तो लोग क्या करते थे कि जो अमानवीय, जो नॉन ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे काऊ, पिग, तो जो अमानवीय जीव हैं उनसे, उनके ग्लैंड से ये हार्मोन निकाल करके मानव को दे देते थे। लेकिन उसके चलते कई तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता था, कई तरह का दिक्कत होता था। तो वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लैब में बनाना शुरू किया। कह रहे बाबू कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो ये स्टार्टिंग में जब बनता है ना, तो जैसे आप याद है आपको, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हुइएगा, हमारे स्टमक में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो वहाँ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उसमें कुछ खास सेल होते हैं जो एक एंजाइम स्रावित करते हैं। कौन एंजाइम भाई? पैप्सिनोजिन, जिसे प्रो एंजाइम कहा जाता है, या प्राक खमीर या प्रो एंजाइम कहाँ निकलता है? स्टोमक के डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो आप लोग पढ़े हुएगा कि पैप्सिनोजिन बनता है जब उससे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब एसिडिक मीडियम में आता है, वो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्ट करता है तो वह प्राक खमीर सक्रिय खमीर बदल जाता है पेप्सिन में, और तब वह पेप्सिन प्रोटीन के बड़े बड़े अणुओं को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। तो लाइकवाइज हमारे बॉडी में भी बच्चों ये जो बनता है ना इंसुलिन हार्मोन, ये एक्चुअली बनता है प्राक इंसुलिन में। यहाँ लिखा है ना प्राक इंसुलिन, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रो हार्मोन या प्राक इंसुलिन या निष्क्रिय हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? प्रो हार्मोन या निष्क्रिय हार्मोन। प्रो हार्मोन या निष्क्रिय हार्मोन।
अब देखो यहाँ क्या है कि इसमें 3 गो आप देख रहे हो, जो प्राक हार्मोन या प्रो इंसुलिन है, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये ए है, ये बी है, और ये जो ब्राउन कलर वाला ये सी है। ठीक है, ये ए बी सी 3 चेन है। तो कह रहा है कि जो 3 प्रकार का चेन है ए बी सी, तो जब तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन इस इंसुलिन में साथ साथ है ना, तो ये प्राक इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन है या निष्क्रिय इंसुलिन है। काम नहीं करेगा, रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको काम करने के लिए इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, इसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप देख रहे हैं नीचे कि प्रोसेसिंग तभी होगा जब सी पॉलीपेप्टाइड चेन, जब बच्चों सी पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी से अलग हो जाए। मतलब हमारे बॉडी में बनता है इस रूप में। जो इंसुलिन प्रोटीन है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, ए बी सी। तो जब ये ए बी सी तीनों एक साथ रहेंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। इनका इंसुलिन का काम क्या बताए थे ना, कि ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना। तो ये एक साथ रहेंगे तो काम नहीं करेंगे। इसमें ये प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, संसाधित होना पड़ता है। तो संसाधित होने में क्या होगा भाई, कि इनका जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अलग हो जाता है। ठीक है, और ए बी साथ रहेंगे। अच्छा, आप एक और बात देखे हैं कि ये जो ए बी सी है ना, ये मान लो ए बी और सी है, तो ये आपस में आप देखे हुइएगा कि ये आपस में बच्चों, ये आपस में ए और बी, ये आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया। तो आपसे पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि आप प्राक हार्मोन से क्या समझते हैं या प्रो इंसुलिन से क्या समझते हैं। तो होगा जवाब कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो प्राक इंसुलिन या प्रो हार्मोन के रूप में या निष्क्रिय हार्मोन के रूप में बनता है, जिसमें तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन, इस प्रोटीन के तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन ए बी सी साथ साथ रहते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान या जब संसाधित होता है तो उस दौरान सी पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी से अलग हो जाता है और तब यह सक्रिय बन जाता है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अच्छा, आपके बुक में लिखा हुआ कि अमेरिका में एक दवा बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। क्या नाम था बच्चों, एली लिली। तो यही एली लिली दवा बनाने वाली जो अमेरिकन कंपनी थी, वो सबसे पहले क्या की कि लैब में इंसुलिन प्रोटीन को कोड करने वाला डीएनए तैयार किया, जीन, और उस जीन को इस्चेरिचिया कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इस्चेरिचिया कोलाई में ट्रांसफर कर दिया वो इंसुलिन जीन, और उसमें वहाँ वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई और भी, फिर इसको बाहर निकाल करके डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ करके सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन निकाला। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में। किसके बारे में बच्चों, थोड़ा सा हम देख रहे थे कि मेडिसिन में क्या रोल है और कैसे इंसुलिन हार्मोन बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ठीक है भाई, मेडिसिन में तो इंसुलिन हार्मोन हम बनाए। इसके बाद एक टर्म आता है 2 नंबर में, जीन थेरापी से क्या समझते हैं या जीन चिकित्सा क्या होता है। जीन थेरापी या जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, जीन चिकित्सा या जीन थेरापी। अब जैसा कि आपका नाम इंडिकेट कर रहा है, नाम है जीन चिकित्सा, मतलब क्या, चिकित्सा, मेडिसिन, चिकित्सा किसके हेल्प से बच्चों, जीन के हेल्प से। तो क्या कर रहा है कि जीन चिकित्सा या जीन थेरापी एक खास विधि है जिसमें किसी रोगी के शरीर में, रोगी व्यक्ति, या पता चल जाए कि वो उसमें आनुवांशिक बीमारी है, तो रोगी व्यक्ति
या उस रोगी व्यक्ति के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही किसी खराब जीन के जगह पर हम नॉर्मल जीन ट्रांसफर कर देते हैं। यही होता है जीन चिकित्सा, यानी कि जीन को ट्रांसफर करके किसी रोगी व्यक्ति में या रोगी व्यक्ति की भ्रूणीय स्थिति में ही जीन को ट्रांसफर करके और जो आनुवांशिक विकार है उसको दूर कर देना, यही है जीन चिकित्सा। तो कह रहा है कि बच्चों सबसे पहले जीन थेरापी या जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था। एक 4 साल की बच्ची थी, ठीक है, जिसमें खास एंजाइम नहीं बन रहा था जिसका नाम था एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज जिसे हम एडीए एंजाइम भी कहते हैं। पता है बच्चों, ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्या है के लिए? तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के वेल फंक्शनिंग के लिए यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये एंजाइम। तो बच्ची में यह एडीए एंजाइम नहीं बन रहा था जो उसके इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी था। तो वैज्ञानिक बहुत सारा उपाय किए, जैसे इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, बोन मैरो थेरापी, मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, समझ रहे हैं आप? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, मतलब किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से के बोन मैरो से सेल निकाल करके ट्रांसफर कर देना, या लैब में एंजाइम बना करके डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा दे देना। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण या एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा के द्वारा वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि इस एंजाइम की कमी को दूर किया जा सके, लेकिन देखा गया ये कारगर नहीं हुआ। तब वैज्ञानिक क्या किए कि जो रोगी व्यक्ति थे ना, उनके शरीर से लिम्फोसाइट सेल निकाले। कौन सेल निकाले? लिम्फोसाइट सेल, जो WBC का टाइप होता है। और उस लिम्फोसाइट सेल में रिट्रोवायरस को वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करके, लिम्फोसाइट सेल में रिट्रोवायरस को वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करके ये एडीए जो एंजाइम है इसको बनाने वाले जीन को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब एडीए एंजाइम को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया तो क्या हुआ, कुछ समय तक तो एंजाइम बना, लेकिन आप जानते हैं कि लिम्फोसाइट सेल है बच्चा, तो उसका एक खास लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, कुछ समय तो बाद सेल डेड हो जाएगा। तो अब परेशानी क्या होती थी वैज्ञानिकों के नज़र में कि बार बार लिम्फोसाइट सेल निकालिए, बार बार एडीए बनाने वाले जीन को ट्रांसफर कीजिए, बार बार बॉडी में दीजिए, बड़ा टीडियस वर्क था। तब क्या किया गया भाई, तो इसका कंक्लूजन निकाला गया कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, पहले से पता है, तो अब क्यों ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, पेशेंट के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही किसी स्वस्थ व्यक्ति के बोन मैरो सेल से वह खास एंजाइम बनाने वाला जीन निकालिए और वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस तरह से आप जीन थेरापी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में अगर आ जाए 2 नंबर में जीन चिकित्सा से क्या समझते हैं, तो बस सीधे सीधे यही लिखना है कि जीन के किसी रोगी व्यक्ति में किसी व्यक्ति में अगर कोई आनुवांशिक विकार है तो उसको ठीक करने हेतु गलत जीन की जगह पर अच्छी जीन को ट्रांसफ़र कर देना ही जीन चिकित्सा कहलाता है। आप लिख दीजिएगा कि 4 वर्षीय लड़की, एक बच्ची जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज या एडीए एंजाइम नहीं बन रहा था जो उसके प्रतिरक्षा तंत्र के काम करने के लिए ज़रूरी था, उसमें सबसे पहले यह जीन ट्रांसफ़र करके जीन चिकित्सा किया गया। बातें अभी और भी हैं इसमें बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे अभी आणविक की निदान क्या होता है। आपकी परीक्षा में आता है पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, तो पारजीवी जंतु क्या होता है भाई, तो वह जंतु जिसमें बाहर से कोई जीन ट्रांसफ़र किया गया है। तो पारजीवी जंतु क्यों बनाए जाते हैं, किस पर्पस से, तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति में कोई खास रोग होता है, उस रोग के होने में खास जीन का क्या रोल होता है, इसका अध्ययन करने के लिए। किसी जीव का जैविक विकास में जीन का क्या भूमिका है, इसका अध्ययन करने के लिए। जैविक उत्पाद प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल या पारजीवी जंतु बनाते हैं। सबसे ज़्यादा पारजीवी जंतु क्या बनाया गया है, पारजीवी चूहा, ट्रांसजेनिक रैट बनाया गया है। तो बात कुछ और भी है करने के लिए, लेकिन समय नहीं है। हम लोग अगले क्लास में प्रयास करेंगे कि इसमें जो कमी है उसको पूरा करें। आप पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।